दोस्तों, आप इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर तो हमारा सूर्य है, लेकिन ये जो छोटे से बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है प्लेनेट जुपिटर। इस इमेज को देखकर ही आप इनके साइज कंपैरिजन का अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा सन जुपिटर प्लेनेट से कितना बड़ा है। अगर वैल्यू की बात करें तो प्लेनेट जुपिटर का मास हमारे सन के मास से 1000 गुना कम है और डायमीटर में जुपिटर सन के केवल 10% एरिया को ही कवर करता है। लेकिन यहाँ पर हम साइज और बाकी की चीज़ों पर कंपैरिजन नहीं करने वाले। आज हम एक अजीबोगरीब केस पर डिस्कशन करेंगे। एक हाइपोथेटिकल केस की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होगा जब प्लेनेट जुपिटर को सन से कंबाइन कर दिया जाए। व्हाट विल हैपन इफ जुपिटर कोलाइड विद सन। यहाँ पर आज हम न केवल पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का भी यूज़ करेंगे। साथ ही साथ कोलिजन से जुड़े हुए सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि फिजिक्स के किसी भी बेसिक लॉ का वायलेशन ना हो। टोटल हम यहाँ पर कुछ अलग अलग केसेस पर डिस्कशन करेंगे जिनके इम्पैक्ट और नतीजे अलग अलग होंगे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी पृथ्वी के ऊपर अफेक्ट डालेंगे। तो चलिए अब हम इन केस को डिटेल में जानेंगे, लेकिन उनको जानने से पहले मैं आपकी मुलाकात कुछ बेसिक चीज़ों से करवाता हूँ, लाइक जुपिटर और सन का मास, उनका सरफेस टेम्परेचर, जिसका यूज़ अभी हम आगे अपनी कैलकुलेशन में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुपिटर का मास सन के मास से 1000 गुना कम है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर जुपिटर सन में गिरता भी है तो सन को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी कूलिंग में कोई भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यह तो वैसी ही बात होगी कि एक हाथी की टक्कर एक चींटी से करवा दी जाए। लेकिन जो चीज़ हमको इस हाइपोथेटिकल केस को सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि अगर उस हाथी की सूंड में वो चींटी चली जाती है तो क्या वो उससे तांडव करवा सकती है, वह उससे कितनी तबाही मचवा सकती है। मतलब हमारी चिंता का विषय है जुपिटर में मौजूद 90% हाइड्रोजन। जी हाँ, ये वही फ्यूल है जिसका इस्तेमाल सन करता है, हमारा सूर्य करता है। अगर रियलिटी में जुपिटर की टक्कर सन से करवा दी जाए तो सन को काफ़ी ज़्यादा हीट लॉसेस देखने को मिलेंगे। जुपिटर हमारे सन की काफ़ी ज़्यादा हीट को चुरा सकता है। मान लीजिए यह बड़ा गैस जाइंट धीरे धीरे सन में गिरता है तो क्या होगा। तो चलिए इसको नंबर्स में देखते हैं। तो जुपिटर का मास कितना है? 1.9 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। वहीं सन का मास है 1.9 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। जुपिटर का एवरेज टेम्परेचर होता है 128 केल्विन और सन की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर होता है 5778 केल्विन। यहाँ पर हम एक और बेसिक अजम्पशन करेंगे कि पूरा का पूरा जुपिटर केवल हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हालांकि असल में इसमें 10% हीलियम भी मौजूद है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मानकर चलेंगे कि पूरा का पूरा प्लेनेट जुपिटर केवल हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, क्योंकि अगर हम हीलियम को भी इंक्लूड करेंगे तो इससे कंडीशन और भी बुरी साबित होंगी। तो अगर जुपिटर सन में गिरता है या फिर उससे कोलाइड करता है तो यहाँ पर हमको 3 अफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला अफेक्ट होगा कैपेसिटिव कूलिंग। लेकिन उससे पहले आप इस बात को याद रखिए कि ये जो कोलिजन है इसमें जैसे ही जुपिटर सन के काफ़ी क्लोज आ जाएगा तो उसके अंदर जितनी भी हाइड्रोजन गैस मौजूद होगी वो सन की सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगी। और अगर जुपिटर में कोई सॉलिड हिस्सा या फिर कोई मेटेलिक हिस्सा मौजूद है तो उसका कोलिजन सन की अंदर वाली सरफेस के संग होगा। लेकिन जितनी भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है उसका कोलिजन या फिर यूं कहें कि पूरी की पूरी गैस सन की सरफेस के संग मिक्स हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो हमको वहाँ पर 3 अफेक्ट देखने को मिलेंगे, और इन तीनों अफेक्ट में से पहला अफेक्ट है कैपेसिटिव कूलिंग। इसको समझने के लिए आप इस ग्राफ को देखिए। इसमें हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट को दर्शाया गया है 100 से लेकर 600 केल्विन की टेम्परेचर रेंज में। मतलब अगर हाइड्रोजन को सन के सरफेस टेम्परेचर जितना टेम्परेचर अचीव कराना हो या फिर देना हो तो उसकी एवरेज एनर्जी वैल्यू होगी 17 किलो जूल पर किलो केल्विन। और 1.9 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम जुपिटर के मास को 5778 केल्विन यानी कि 5778 केल्विन टेम्परेचर अचीव कराने में कितने अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करो तो जुपिटर को सन के सरफेस के जितना टेम्परेचर अचीव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वह होगी 1.91 इंटू 10 की पावर 35 जूल्स। और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। साथ ही साथ आप इस बात को भी याद रखिए कि सन का टोटल आउटपुट 3.85 इंटू 10 की पावर 26 वॉट है। तो अगर हम इन सब वैल्यूज़ के बेसिस पर ये कैलकुलेट करें कि कितने समय में जुपिटर में मौजूद सारी हाइड्रोजन गैस सन के सरफेस जितना टेम्परेचर अचीव कर ले तो वो समय निकल कर आएगा 15.8 ईयर्स, यानी कि टोटल 16 साल। मतलब अगर जुपिटर सन से कोलाइड हुआ
तो केवल उसमें मौजूद टोटल हाइड्रोजन को 5778 केल्विन टेम्परेचर अचीव कराने में सूर्य को 16 साल लग जाएंगे। मतलब इस टाइम पीरियड में हमारा सूर्य डार्क हो जाएगा, अंधेरे में हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी उसको हमको देनी थी वो एनर्जी वह जुपिटर की कोल्ड गैस को गर्म करने में बिता देगा, वो भी 16 सालों तक। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए काफ़ी बुरा होगा। लेकिन रुकिए, अभी इससे भी कई गुना ज़्यादा कुछ और भी बुरा होने वाला है। इसके लिए अब आता है दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है आयोनाइजेशन। इसके लिए आप ये जानिए कि हमारा सन केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक जलती आग का गोला नहीं, बल्कि हमारे सन में पूरी की पूरी गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में है, मतलब प्लाज्मा स्टेट में है। मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी गैस या फिर एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वो गैस या फिर एटम आयोनाइज हो जाता है या फिर आयोनाइज्ड स्टेट में आ जाता है। हमारे सन में मौजूद हाइड्रोजन आयोनाइज्ड स्टेट में है और एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज्ड स्टेट में लाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जूल्स एनर्जी की जरूरत होती है। और जुपिटर में मौजूद जितनी भी हाइड्रोजन है वो आयोनाइज फॉर्म में नहीं होती। तो जब जुपिटर सन से कोलाइड करेगा तो ना केवल सन जुपिटर के सारे हाइड्रोजन को उसके सरफेस टेम्परेचर तक टेम्परेचर अचीव कराने जितनी एनर्जी देगा, जिसमें उसको 16 साल लग जाएंगे, बल्कि जुपिटर में जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं उन सबको आयोनाइज कराने के लिए भी वो एनर्जी देगा। और आयोनाइज कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कितनी होती है तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जुपिटर में ऑलमोस्ट 1.20 इंटू 10 की पावर 54 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कराने में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जूल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जुपिटर में मौजूद सारे हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कराने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसका कैलकुलेशन करने पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो होगी 2.61 इंटू 10 की पावर 36 जूल्स। और ये एनर्जी की काफ़ी बड़ी वैल्यू है। मतलब ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर सन अपनी टोटल आउटपुट पावर को भी दे दे तो इन सारे हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कराने के लिए हमारे सन को 214.9 साल लग जाएंगे, लगभग 215 साल लग जाएंगे। मतलब सरफेस टेम्परेचर अचीव कराने के 16 साल बाद भी हमारा सूर्य 215 सालों तक अंधेरे में और रहेगा। इसलिए सन की सरफेस डार्क होने लगेगी। सन का कोर, जहाँ पर सारी फ्यूजन रिएक्शन होती हैं, वो कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो सारी एनर्जी जुपिटर में मौजूद सारे हाइड्रोजन का टेम्परेचर बढ़ाने में और उनको आयोनाइज करने में वेस्ट हो जाएगी। इसलिए 215 सालों तक सन का सरफेस डार्कनेस में ही रहेगा और प्रोबेबली हो सकता है कि उसके बाद हमारे सन का सरफेस नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो हीट और मास ट्रांसफ़र लिमिटेशन की वजह से ये प्रोसेस थोड़े लंबे समय तक चलेगी। उदाहरण के लिए हो सकता है कि 400 सालों तक यह सब होने के बाद भी हमारा सन अपनी 50% पावर पर ही वर्क करे। लेकिन भले ही कोई भी केस हो, ये हमारे सोलर सिस्टम के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए एक कैटेस्ट्रॉफ के बराबर होगा, एक तबाही लाने जितना भयानक होगा। सूर्य का जन्म लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ और उसकी डेथ एक्सपेक्टेड 9.5 बिलियन साल मानी गई है। लेकिन इस एज के सामने ये कुछ 100 साल एक बाल्टी में भरे हुए एक बूंद की तरह हैं। मतलब जुपिटर के गिरने के बाद भले ही सूर्य को कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे हमारी पृथ्वी पर जीवन खत्म भी हो सकता है। अगर कुछ दशक ही हमारी पृथ्वी को प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो इससे हमारा पूरा प्लेनेट फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और ज़्यादातर पृथ्वी की लाइफ तबाह हो जाएंगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस बच सकते हैं, कुछ लाइफ सर्वाइव कर सकती हैं जो कि जियोथर्मल हीट को यूज़ में ले रही हों, लेकिन ज़्यादातर सरफेस वाले लाइफ फॉर्म्स मर जाएंगे अगर सन डार्कनेस में चला गया तो। अब तीसरा फैक्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी जो दोनों केस मैंने आपको बताए वो तब होंगे जब जुपिटर सन से कोलाइड करेगा या उसके पास चला जाएगा, उसमें फॉल होगा। लेकिन आखिर वो जाएगा कैसे? अभी करंटली जुपिटर सन को ऑर्बिट कर रहा है, ना कि उसमें फॉल हो रहा है। वो उसमें गिर नहीं रहा और कंटिन्यूसली वो उसको ऑर्बिट करता ही रहेगा जब तक जुपिटर के पास लार्ज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। अब उसको वो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों से मिल सकती है, या तो वो एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कि सन से एब्जॉर्ब कर ले, या फिर जुपिटर का कोलिजन किसी हेवनली बॉडी के साथ हो जाए जिससे कि जुपिटर की ट्रेजेक्टरी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और वो सन की तरफ हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जाने लगे। अब अगर वो काइनेटिक एनर्जी सन से एब्जॉर्ब नहीं होती है तो उस केस में जो बाकी के दो इफेक्ट मैंने आपको बताए, जिसमें सन की एनर्जी वेस्ट हो रही थी कैपेसिटिव कूलिंग और आयनाइजेशन में,
वो एनर्जी जुपिटर की खुद हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण कंपनसेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो जुपिटर का मास है 1.9 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जुपिटर की एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी है 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड और जुपिटर की काइनेटिक एनर्जी है 1.71 इंटू 10⁻35 जूल्स। और इतनी काइनेटिक एनर्जी कैपेसिटिव कूलिंग के इफेक्ट को कंपनसेट कर सकती है। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी से जुपिटर में मौजूद जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगेन, भले ही ये काइनेटिक एनर्जी कैपेसिटिव कूलिंग के इफेक्ट को कंपनसेट कर दे, लेकिन जैसे ही जुपिटर सन से कोलाइड करेगा तो उसमें मौजूद सारी हाइड्रोजन को आयनाइज कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तब भी होगी, जिसको ऑब्वियसली जुपिटर को सन से लेना होगा। और ऐसे में अगेन हमको 216 सालों तक डार्कनेस देखने को मिलेगी। तो ये था तीसरा इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जुपिटर को कहीं से काइनेटिक एनर्जी मिली जिसकी वजह से उसमें मौजूद हाइड्रोजन का टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर के बराबर हो गया। एक और चीज़ आपके मन में आ सकती है कि जुपिटर को सन से कोलाइड कराने पर क्या जुपिटर सन के फ्यूल सप्लाई में कोई कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं? तो आंसर है देगा, लेकिन वो काफ़ी नेग्लिजिबल होगी। जुपिटर का मास हमारे सन के मास से 1000 गुना कम है और अगर सन के मास और जुपिटर के मास को कंबाइन कर भी दिया जाए तो उससे कोर में ग्रेविटेशनल प्रेशर में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा और ना उससे फ्यूल को जलाने में कुछ खास मदद मिलेगी। अगर जुपिटर का मास 2 या 3 सोलर मासेस होता तब उससे कोई इफेक्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी के मास के हिसाब से कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे सन की लाइफ में 10 मिलियन साल और जुड़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल बर्निंग रेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आपको बोनस में एक और इंटरेस्टिंग और काफ़ी खतरनाक सिनेरियो बताता हूँ, जिसको हम कहेंगे रैपिड डिसेंट। तो मान लीजिए कि जैसा कि हम पहले जुपिटर को जेंटली सन की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन अब हम इस केस में क्या करते हैं कि जुपिटर को एकदम से रोक देते हैं। मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर देते हैं। और जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो फिर हमारा सन अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण जुपिटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा और ऐसे केस में जुपिटर सन की तरफ फ्री फॉल करने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी तो उसके पास केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी और जब वो फ्री फॉल करेगा तो धीरे धीरे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और इसके कारण वो सन की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा और करता ही रहेगा जब तक कि वो सन की सरफेस तक ना पहुंच जाए। मतलब इस केस में जुपिटर सन की रेडिएशन एनर्जी को नहीं चुराएगा, बल्कि उसको वो एनर्जी मिलेगी ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पर 0 माना जाता है। इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -G m1m2/d। डी जहाँ पर डिस्टेंस है जुपिटर और सन के बीच में, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर दर्शाए गए इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यू को पुट करते हो तो हमको V फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमको V फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी तो उससे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सन के सरफेस की एस्केप वेलोसिटी होती है 617.3 और जुपिटर ऑर्बिट की होती है 18.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सन की सरफेस पर जुपिटर की फाइनल वेलोसिटी होगी 617 किलोमीटर पर सेकेंड और सन के सरफेस पर जुपिटर की काइनेटिक एनर्जी होगी 3.38 इंटू 10⁻38 जूल्स। और ये एनर्जी का काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि सन के पूरे 31,000 सालों का आउटपुट है। और इस एनर्जी की वजह से सन हमको एक्सप्लोड होता हुआ भी दिख सकता है, काफ़ी हाई कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से। और ये चीज़ सारे प्लैनेट्स के लिए काफ़ी डिजास्टरस साबित भी हो सकती है। एक और चीज़ है, क्योंकि जुपिटर भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है तो सन भी जुपिटर की तरफ हल्का सा फॉल होगा। मतलब ये दोनों सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ फॉल करने लगेंगे, जो कि ऑब्वियसली सन के नज़दीक होगा, लेकिन ये दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ फॉल करने लगेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में सन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 1 मिलियन किलोमीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो किसी भी केस में जुपिटर का सन में कोई भी रैपिड फॉल तेजी से गिरना हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक साबित होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही आ सकती है। जिससे यहाँ सन के 2 एक्सट्रीम्स बन चुके होंगे। पहला हिस्सा वो होगा जहाँ पर कई सालों की डार्कनेस मौजूद होगी और दूसरा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। केस कोई भी हो, भले ही सन को इससे कोई भी फ़र्क ना पड़े, लेकिन ये हमारे लिए लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है। तो फिलहाल आप बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स
आपसे मिस ना हो पाएं।